Om Shanti. Imbibing inner power through Raj Yoga meditation. Words, when stretched, becomes a song. Words, when stretched, becomes a song. Movements, when stretched, becomes a dance. Mind, when stretched, becomes a meditation. And the life, when stretched, becomes a celebration. अर्थात शब्दों को जब हम एक लय में ढालते हैं तो वो एक गीत का रूप बन जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को जब हम इसी लयबद्ध अवस्था में ढालते हैं तो वो नृत्य का रूप ले लेता है। अपने मन को जब हम प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो वो राजयोग मेडिटेशन में रूपांतरित हो जाता। और जब हम अपनी जिंदगी को ही इस लयबद्ध अवस्था में ढाल देते हैं तो एक उत्सव का रूप ले लेती है। राजयोग मेडिटेशन को हम उत्सव के रूप में ही ले, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत सहज, सरल और आसान बना देती है। मुश्किलातों में मन को उलझाती नहीं है। कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो बिल्कुल उसी तरह से राजयोग मेडिटेशन से हम हर एक बात से इजीली निखरते जाते, ऊपर उभरते जाते हैं। हम आज दिन तक देखते आए हैं देवियों को अष्टभुजाएं बताई है। खुद हम इंटेलेक्चुअली इस बात को सोचे कि आज किसी व्यक्ति को यदि एक उंगली भी एक्स्ट्रा होती है, वी थिंक ऑफ ऑपरेटिंग इट, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको 8 भुजाएं होगी। एक्चुअली इट्स अ सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे कोई बहुत अच्छा चित्रकार है और उस चित्रकार को किसी ने कहा कि आपको ये दर्शाना है कि हमारे अंदर अष्ट शक्तियां हैं, तो कैसे दर्शाएगा? तो उसने वो 8 भुजाएं दर्शा दी और तभी से ये एक हेरिडिटरी चलता आया। तो राजयोग मेडिटेशन से वैसे तो कल हमने देखा कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, परंतु इनसे हमारे अंदर आंतरिक शक्तियों का भी विकास होता जाता है। परंतु इसके लिए हमें स्वयं को स्वयं ही तैयार करना होगा। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ गार्डन में टहल रहा था और अपनी मम्मी से क्यूरियोसिटी से पूछता है, मम्मी मम्मी ये ट्रीज इतने बड़े कहाँ से आए? तो मम्मी उसे प्रोसेस समझाती है, बेटा एक सीड बीज होता है, उसको हम जमीन में मिट्टी में डालते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं, उस पर डेली पानी डालते हैं और तब जाके ये छोटा पौधा बनता है और फिर धीरे 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 ये वृक्ष में रूपांतरित होता है। तो बच्चा उत्सुकता से पूछता है, क्या मम्मी मैं ऐसे कर सकता हूँ? क्या मैं भी एक झाड़ उगा सकता हूँ? तो मम्मी कहती है डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो वो एक बीज लेकर आती है, जैसे उसको खोदते हैं बिल्कुल वो प्रोसेस में उस सॉइल में जो कि उसके लिए अच्छा है वो सॉइल, वहां पे डालती है और उसमें पानी डालती है और कहती है अभी आप रोज इसमें सुबह और शाम पानी डाला करना और कुछ दिनों में इसमें आपको स्प्राउट होता हुआ दिखाई देगा प्लांट। बच्चा बहुत खुश हो जाता है, रोज उसमें दोनों टाइम बहुत प्यार से पानी डालता है और वेट कर रहा होता है कि कब इसमें से पौधा आएगा। 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 1 महीना हो जाता है। फिर बच्चा बहुत मायूस हो जाता है और मम्मी के पास जाके कहता है, मम्मी मम्मी हमने जो बीज डाला था वहां पे तो प्लांट नहीं आया, सोचिए क्या कारण रहा होगा। मम्मी भी सोचने लगी कि उसको पानी तो बराबर मिल रहा है, वो जो बीज है सॉइल के लिए भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, उसको सूरज की किरणें भी बराबर मिल रही है, फिर क्या प्रॉब्लम रहा होगा। मम्मी एक दिन पूरा निरीक्षण करती है बच्चे को सुबह से लेके शाम तक। फिर शाम को मम्मी नोट करती है कि जब बच्चा पानी मारने वहां जाता है पौधे पर, तो वो उस पौधे जहाँ पे बीज डाला था वहां पे उस सॉइल को धीरे से ऐसे हाथ से कुरेदता है, वो बीज को बाहर निकालता है, देखता है कि नहीं ये कुछ नहीं बढ़ा, वापस से अंदर वहीं डालता है, वापस से मिट्टी ढक देता है। मम्मी पास में जाती है और पूछती है, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बच्चा बड़े इनोसेंटली कहता है, मम्मी आपने कहा ना कि इसमें से प्लांट आता है, तो मैं रोज चेक करता हूँ निकाल के कि प्लांट आया कि नहीं आया।
मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा यहाँ पे हमें धैर्यता, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। यदि हम उसे बार बार निकालेंगे तो वो आएगा कैसे। ठीक उसी तरह से हमें राजयोग मेडिटेशन नियमित करते रहना है। इनर पावर्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इनकलकेट होते जाएंगी। वी वोंट इवन नो कि कब ये हमारी आंतरिक पावर्स, आंतरिक शक्तियां बढ़ते जा रही है, कब वो गंभीरता से हमारे अंदर आते जा रही है और हमारे अंदर जो है वो चेंजेस लाते जा रही है। इट विल ओनली नोटेड बाय अदर्स। दूसरे जो है हमें नोट करके बोलेंगे, इट विल बी नोटेड बाय अदर्स एंड दे विल बी टेलिंग अस कि भाई आप तो पहले इस बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते थे, ऐसी बात होती थी तो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते थे या बहुत एब्रप्टली बिहेव करते थे, परंतु अभी आप चेंज हो चुके हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि हम अपने आप को खाली मेडिटेशन करने में समय दे, राजयोग को नियमित अभ्यास करने में समय दे, बाकी दूसरों के आउटपुट्स आने दे एंड लेट देम फाइंड आउट कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंजॉय दैट प्रोसेस। चलो दूसरों से नहीं भी पता चले, खुद को तो हम महसूस कर सकते हैं ना कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड दीज ऑल चेंजेस आर फॉर आर बेटरमेंट। कहा जाता है एक रिसर्च में ये पता चला है कि हम एक बार जब क्रोधित होते हैं तो वो एंगर की वजह से 3 दिनों तक हमारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। 72 आवर्स तक हमारे ब्रेन से ऐसे नेगेटिव केमिकल्स, नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारी सिस्टम में चेंजेस महसूस होते हैं। तो ये बात तो नहीं हुई ना फिर के द डोज फॉर एंगर्स इज एवरी 3 days हम ले, फिर वो 3 days उसका प्रोसेस बॉडी में चले, फिर वापस नेक्स्ट 3 day के बाद में एंगर करे। नहीं, हमको सप्रेस करने की या कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है ना। नेचुरली जब हमारी राजयोगी लाइफस्टाइल हो जाएगी, वी वोंट बी दैट मच रिएक्टिव। और ऐसा भी नहीं है इट्स वन डे प्रोसेस, एक दिन में हो जाएगा। अ प्रोसेस ऑफ पेशेंस, थोड़ा टाइम लगेगा बट गिव दैट टाइम। अभी कौन सी शक्तियां हैं जो राजयोग मेडिटेशन से आती है, हम ये देखें कि राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर सबसे पहले सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, देन समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, देन सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, देन इसके बाद में हम महसूस करेंगे कॉपरेशन करने की शक्ति, संगठन के सहयोग की शक्ति आते जाती, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, जैसे समेटने की शक्ति को पावर टू पैकअप कहते हैं, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को हम कह सकते हैं पावर टू लेट गो। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर राजयोग मेडिटेशन से, अष्ट शक्तियां हमारे अंदर आते जाती। तो एक एक करके हम इसको गहराई से अभ्यास करते हैं। देखिए वैसे देखा जाए तो सहन करना आजकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। इवन परिवार में भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि आजकल कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हो गए हैं कि मान लीजिए अभी भी अगर कोई भी लिटिगेशन कोर्ट में नहीं फाइल होता है तो भी नेक्स्ट 5 years तक जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसी की हियरिंग चलते रहेगी, तब जाके जजमेंट्स लगेंगे उनके और वो केसेस सॉल्व होंगे। और प्रेजेंटली हम देख रहे हैं फैमिली रिलेशनशिप्स के डाइवोर्स पिटीशन के केसेस जो है हर आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एंड द मेजर प्रॉब्लम इज ईगो क्लैशेस, है ना, मैं सही हूँ, ये गलत है, ये वाले प्रॉब्लम्स जो है मुझे कोई समझ नहीं पा रहे हैं, दे आरंट कोऑपरेटिंग विथ मी। ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से डाइवोर्स केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन घर को तोड़ना नहीं, घर को जोड़ना सिखाता है, परंतु इसके लिए बहुत ध्यान से समझने की बात है, सही तरीके से इसको समझना है और करना है। यदि हम बहुत ज्यादा कोई चीज को नहीं समझते हैं और गलत वे में ले लेते हैं तो फिर उसका गलत परिणाम भी आ जाता है। जस्ट लाइक अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं, वी हैव टू सी कि इसका डोसेज कितना सही है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ऑफ कोर्स राजयोग मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स नहीं है, परंतु इसको यथार्थ रूप में हमें समझना जरूर है। तो चलें, फर्स्ट शक्ति पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। कब हम समझते हैं कि सहन करना इजी हो जाता? देखिए जैसे एक घर में
छोटा बच्चा है, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना, इकलौता बेटा है, और उससे गलती से कोई फ्लावर वेस है वो टूट गया, तो हम कहते हैं बेटा ध्यान, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, हम उसको उठा के रख देंगे, हम बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे, हम चलो टूट भी गया तो उसको फेंक देंगे, पर बच्चे को तो नहीं निकालेंगे ना। इसकी जगह कोई पड़ोस का बच्चा आ जाए और वो तोड़ने लगे तो we won't be tolerating it. Why tolerance power becomes easy? Because there is power of love. जहाँ पे भी स्नेह और प्रेम की शक्ति होगी ना, वहां पे सहन करना आसान हो जाएगा। हम प्रकृति से ही ले लेना, एक पेड़ है, वो आम के इतने फलों से लदा हुआ है, जितने ज्यादा फल उस पेड़ पर है उतनी ज्यादा वो पत्थरों की मार खाता है, परंतु फिर भी वो ये नहीं कहता कि नेक्स्ट ईयर मैं अभी फल देना बंद कर दूंगा, वो उसका कार्य शुरू ही रखता है। दैट्स वाई हम प्रकृति माँ को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि एक एंडिंग पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट हो चुका है उसका भी। और वो अपने आप में न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रकृति को दोष हम दे रहे हैं बट एक्चुअली हमने जो दिया है हमें वो वापस मिल रहा है। सो जब हम पावर टू टॉलरेट, टॉलरेंस पावर अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, वो सहन करने की, देखो सहन करने को हम आज दिन तक कमजोरी समझ रहे थे, और कमजोरी में जब करते थे कि करना पड़ता है, क्या करें, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ये नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे उसके साथ में कि अगर सहन नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे या मुझे उसका लॉस भुगतना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव एनर्जी इंटेलेक्चुअल वे में हम उसको कर रहे थे ना टॉलरेंस, तो वो एक्चुअल में टॉलरेंस था भी नहीं। टॉलरेंस जब हम कहते हैं, सहन करना जब हम कहते हैं, तो उसे बड़े प्यार से हम एक्सेप्टेंस के साथ करें। हर एक का अपना अपना नेचर है, हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है। शायद मेरे स्वभाव संस्कार की कोई चीज किसी को पसंद नहीं आती हो, तो वही चीज है ना, इन द सेम वे हमें भी किसी के कोई स्वभाव संस्कार की चीज पसंद नहीं आए तो एक्सेप्ट करे कि इसका नेचर ही ऐसा है। जैसे ही वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, क्यों डिफिकल्ट लगता है, हम चाहते हैं कि ये टैग ऐसा होना चाहिए पर वो नहीं होता है तो फिर हमें तकलीफ होती है। और ये एक्सेप्टेंस आ गया कि ये तो है ही ऐसा, फिर जब है ही ऐसा तो फिर उसको चेंज करने का तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। एक्सेप्टेंस आ गया, तो जहां एक्सेप्टेंस आ गया लवफुली, वहां टॉलरेंस इजीली आ जाएगा। अच्छा, टॉलरेंस पावर के साथ में नेक्स्ट पावर जो है समाने का, पावर टू एडजस्ट, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। बोथ वर्क हैंड इन हैंड। जहाँ पे समाना आ गया, एडजस्ट करना आ गया, वहां पे टॉलरेंस भी इजी होता है। मान लीजिए हमारा घर में किसी के साथ में क्रॉस हो गया और हमने सहन कर लिया उस समय, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सास बहू की क्लैशेस हो गई, बहू ने उस समय सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया, सो वी आर एबल टू सी कि हाँ उसका टॉलरेंस पावर अच्छा है, वेरी गुड। बट अगर समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, अपने अंदर उसको ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वो बहू जो है उसके फ्रेंड को जाके कह देती है, आपको पता है आज मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला, हाँ मैंने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। वो सहन शक्ति थी ही नहीं, वो कमजोरी के रूप में किया। एक्चुअल में सहन करना इज अ पावर, है ना, जिसमें ज्यादा शक्ति होगी, पावरफुल होगा, वही टॉलरेट कर पाएगा। तो वो उसकी फ्रेंड ने जाके और किसी फ्रेंड से कहा, तीसरी फ्रेंड से कहा, नेक्स्ट फ्रेंड, उसने उसकी सास से कहा, उसकी सास ने ये लेडी की सास को विथ मिर्च मसाला सारी बातें कही। अब सोचिए घर में शांति रहेगी या शांति होगी? वही सास बहू को कहेगी और ज्यादा क्लैशेस बढ़ जाएंगे और ज्यादा बैरियर बड़ा होता जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। सो विथ टॉलरेंस पावर देयर इज द मस्ट नीड ऑफ एडजस्टमेंट पावर। और ये एडजस्टमेंट पावर कब इजी होता जाता? जब हम हर किसी के लिए पॉजिटिव भावना रखे, ये भावना रखे कि वो अपना कार्य कर रहा है, मुझे अपना कार्य करना है। देखिए जब नदी बहती है ना, वो अपना फ्लो अपने हिसाब से रखती है, ऐसा नहीं सोचती कि ये बैरियर आ गया तो मुझे अब नहीं बहना है। वो इतना बहते रहती है कि वो स्टोन रूपी बैरियर भी था, उस धीरे 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 वो सॉफ्ट होते जाता है और उसको भी क्रॉस करते हुए जाती है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वहां पे पानी
जम जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, सड़ जाएगा और वहाँ पे प्योरिटी नहीं रहेगी। तो इन द सेम वे हमें भी टॉलरेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट करना है, हमें अपना कार्य करते रहना है, वहां पे रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, अटैच नहीं हो जाना है, उस बात को लेके पकड़ के नहीं रखना है उस बात को नेक्स्ट हम जो कह रहे हैं इसके साथ ही हमें जो है पावर टू एडजस्ट के साथ साथ चाहिए समेटने की शक्ति, अर्थात पावर टू पैकअप। कई सारी बातें जो हमारी जिंदगी में पास्ट में हो चुकी है, पर जब खास करके हम मेडिटेशन करते हैं या उस व्यक्ति को देखते हैं या अकेले बैठे हैं, तब वो बातें मन में आ रही है, माना हमने वो बातों को अभी भी पकड़ के रखा है। और जहाँ पे वो बातों को पकड़ के रखा, वो नेगेटिव एनर्जी वापस से आ जाती, वो हर्ट वाली, रिजेक्शन वाली फीलिंग वापस से आ जाती और उस समय हम हैप्पीनेस को अनुभव नहीं कर सकते, लाइटनेस महसूस नहीं होगी हमें, परंतु हम हैवी महसूस करेंगे। तो खुद को हमें खुश रखना है। देखिए, खुश रखना हम दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहे कि ये व्यक्ति मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करेगा, ये व्यक्ति मुझसे ऐसे बात करेगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेगा तो मैं खुश होंगी। वी डोंट हैव टू अटैच आवरसेल्फ विद अदर पीपल, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसा बनूं कि मुझे खुद को स्वयं को खुश रखने को आना चाहिए। I don't have to give my remote control to others for my happiness. मैं स्वयं अपनी स्थिति को इतना अच्छा लडोल रखूं कि लोग चाहे कुछ भी करें, परंतु मेरी इंटरनल सिचुएशन chaotic न हो, पीसफुल हो। जैसे सूर्य जो है, उस पास में से बादल आते हैं, सूर्य को ढक भी देते हैं, परंतु सूर्य अपना काम जारी रखता है। वो ये नहीं सोचता कि बादल आ गए हैं, अब मेरा सूर्य प्रकाश जो है, सन रेज वोंट बी एबल टू गो और टच द अर्थ, वो ऐसा नहीं सोचता है। इट कंटिन्यूज टू गिव इट्स शाइन, इट कंटिन्यूज टू गिव इट्स ब्राइटनेस। धीरे धीरे बादल खुद हवा के फ्लो से, विंड से आगे हो जाते हैं और वो अपना कार्य जारी रखता है। एंड इट नेवर डिस्टिंग्विशेस, द सन नेवर डिस्टिंग्विशेस कि मुझे इसको देना है, उसको नहीं देना है। इन द सेम वे हम आत्माओं का फादर, सुप्रीम फादर, परमात्मा, वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं करते कि इसको ये शक्ति देना है, उसको वो शक्ति देना है। जो व्यक्ति जैसा यूटिलाइज करे उसे मिलता है। जैसे सनरेज आर कॉमन फॉर ऑल इन इक्वल प्रपोर्शन। कोई उसको सोलर एनर्जी के रूप में खाना बनाने के लिए यूज कर लेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर लेगा, कोई फार्मिंग के लिए यूज कर लेगा और कोई बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। परमात्मा तो इन द सेम प्रोपोर्शन सभी को देने के लिए रेडी है। वी शुड बी एबल टू इम्बाइब इट। इसलिए कहा, जैसे जैसे हमारा एडजस्टमेंट पावर बढ़ते जाता है, तो उसके साथ ही हमारा लेट गो का पावर भी है ना, कि बातें आएंगी, समेटना, पैकअप तो होगा ही। नेक्स्ट जो आता है पावर टू लेट गो, जिसे कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करना। वी ऑल नो द टॉर्टोइज एग्जाम्पल, है ना, भगवत गीता में भी कितने अच्छे से उसको स्पष्टीकरण दिया गया है कि जब भी कोई डिफिकल्टीज आती है या वातावरण थोड़ा हलचल वाला लगता है, टॉर्टोइज क्या करता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। इन द सेम वे हम जब भी मुश्किल महसूस करते हैं, डिफिकल्टीज महसूस करते हैं, अपने आप को समेट ले उन बातों से। अगर नेगेटिविटीज को अटैच करके रखेंगे अपने साथ कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, डिफिकल्टी बहुत बड़ी है, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, बात छोटी सी होगी, परंतु उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, उसको नहीं कहना चाहिए था, सबके सामने कह के इंसल्ट कर दिया। फिर ये बातें मन में आ रही हैं, तो हम कभी भी स्वयं को स्वयं के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही मेडिटेशन में वो हमारे अंदर फीलिंग आ पाएगी कनेक्शन की। तो जो पावर्स हमें चाहिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी तो रेगुलर चाहिए, पेशेंस भी तो चाहिए। जो ऑब्स्टेकल्स है उन्हें भी तो निकालना है ना। हर्डल्स नहीं निकालेंगे तब तक हम उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार एक गुरुकुल में जो ऋषि थे वहां के, उन्होंने सबको, जितने भी शिष्य थे, ट्रेनिंग दी और इट वॉज द लास्ट डे कि अभी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, सबको फेयरवेल देना था। फेयरवेल देने से पहले सभी जो शिष्य थे उनको गुरुजी ने बुलाया और वो ऋषि जी ने उन बच्चों को कहा कि नाउ यू आर रेडी टू गो, आप जाने के लिए तैयार है, पर जाने से पहले एक आपको लास्ट रेस करनी है। तो एवरीबडी अग्रीड कि ठीक है।
तो गुरुजी ने कहा ये जो रेस है इसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ रुकावटें क्रॉस करनी पड़ेंगी, हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो जंप करना पड़ेगा। फिर बाद में आपको पानी मिलेगा तो पानी को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, और लास्ट में एक अंधेरी गुफा को क्रॉस करके आपको वापस से ये डेस्टिनेशन पे आना है। एवरीबडी सेड यस, ओके, और वो रेस शुरू हो गया, कंपटीशन शुरू हो गया। हर कोई अपने आप को आगे लेके जाने में प्रयत्नशील था। जंप्स किए, हर्डल्स क्रॉस किए, वाटर क्रॉस किया। लास्ट में जब अंधेरी गुफा क्रॉस करनी थी, सभी को महसूस हुआ कि कुछ तो चुभ रहा है नीचे। पत्थर ऐसे कुछ थे जो कि चुभ रहे थे। अभी जिनको सिर्फ मुझे ही पहुंचना है पहले, तो उन्होंने तो दूसरों को क्रॉस किया, कई लोग तो दूसरों को गिरा के उसके ऊपर से भी आ गए कि आई विल रीच 41st, मेरा फर्स्ट रैंक आएगा कंपटीशन में। कुछ ऐसे थे कि जो धीरे धीरे चल रहे थे खुद को संभाल के, कुछ ऐसे भी थे उसमें जो पहुंच तो पहले गए थे, पर जैसे ही उनको पत्थर चुभने लगे पैर में, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पीछे जो आएंगे उनको भी ये चुभेंगे, तो मुझे जो चुभन महसूस हो रही है वो पीछे वालों को नहीं होनी चाहिए। सो उन्होंने वो जो पत्थर चुभ रहे थे अपने जेब में डालना शुरू कर दिया, और फिर पहुंचे वो डेस्टिनेशन पे। जैसे ही रेस समाप्त होती है, कंपटीशन खत्म होता है, गुरुजी के पास पहुंचते हैं सभी। तो गुरुजी पूछते हैं कैसी रही आपकी कंपटीशन? सभी ने कहा बहुत अच्छा। फिर गुरुजी ने उनका एक्सपीरियंस पूछा। सभी ने बताया पहले दो तो ठीक थे, पर तीसरा वाला जो अंधेरी गुफा वाला था वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि उसमें पत्थर चुभ रहे थे। तो गुरुजी ने उस पत्थर के बारे में एक्सपीरियंस पूछा, तो छात्रों ने कहा कि हमने इसमें से कुछ लोगों ने हमने कहा कि हमने तो ये क्योंकि दूसरों को न चुभे इसलिए हमने वो पत्थर अपने जेब में डाल दिए, कुछ लोग हमारे ऊपर से चले आए। तो गुरुजी ने उन्हें कहा वो जो पत्थर है वो मैंने पर्पसफुली वहां रखे थे, और वो पत्थर जो थे वो कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बहुत ही बहुमूल्य रत्न थे, और ये उन लोगों के लिए गिफ्ट है कंपटीशन की कि जिन्होंने अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचा, है ना, दूसरों का बेनिफिट सोचा कि दूसरों को ये हर्ट ना हो जो हमें हर्ट हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने अपने जेब से निकाले तो दे वर प्लीज टू सी यस दे वर वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही बहुमूल्य हीरे थे। कहने का भाव कि जब हम भागदौड़ वाली जिंदगी में दौड़ रहे हैं, हम अपने लिए ही खाली सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है। हमारा एक कंफर्ट जोन बना दिया है हमने, उस कंफर्ट जोन के बाहर हम निकलना पसंद भी नहीं करते हैं। मेरे लिए कंफर्ट वाली चीजें कौन सी है, बातें कौन सी है, प्लेस कौन सी है, यही सोच के रखा है। परंतु राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हमें ये कंफर्ट जोन को भी एक्सप्लोर करना है, इससे भी बाहर निकलना है, तभी प्रोग्रेस हो पाएगा। अगर हम बचपन से ये सोच लेते कि मुझे बस इतनी पढ़ाई करनी है या यही काम करना है, तब तो कभी फिर आगे हम महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस हो ही नहीं सकते ना आगे की एम को अचीव करने के लिए। तो जैसे हमने एकेडमिक वे में काफी सारे एम्बिशंस को अचीव किया है, इन द सेम वे हम कुछ अपने लिए स्पिरिचुअल टारगेट्स, स्पिरिचुअल एम्स रखें जो हम स्वयं के लिए निर्धारित करके उसको अचीव करें। तो फिर ये टॉलरेंस पावर और एडजस्टमेंट पावर, और जो हमने कहा कि सहन करना, समाने के साथ साथ जो कहा पैकअप, समेटना भी इजी हो जाएगा ना। समेटना माना क्या कि बहुत सारी चीजें हैं, हम जब उसको अच्छे से क्लीन करके एक जगह पैकअप कर देते हैं, इट लुक्स सो नाइस, है ना। चीजें वही है, पर अभी हमें जब जो चीज की आवश्यकता है हम उस समय वो निकाल सकते हैं। जैसे हमने एनाटॉमी के डिपार्टमेंट की बुक्स अलग रख दी, फिजियोलॉजी की अलग रख दी, पैथो की अलग रख दी, मेडिसिन की अलग रख दी, तो जब जो चाहिए हम उसको निकाल सकते हैं, बिकम्स वेरी इजी ना। तो जैसे हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं, उसी प्रकार से हमारे थॉट्स को भी अरेंज करना सीखे। जो चीजें हमें नहीं लगती हम उसको बैकयार्ड में डाल देते, बिल्कुल भी काम की नहीं है वो, उसे हम रद्दी में दे देते हैं। उसी प्रकार से अपने मन को भी जांच करें कि नेगेटिव और वेस्ट थॉट आ भी गया तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। आई डोंट वांट दिस, दिस आर ऑफ नो यूज।
ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। देखिए जैसे भी अगर मान लीजिए एक ग्लास है मेरे हाथ में, उसमें वो पानी से भरा हुआ है परंतु कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, और यदि अभी मुझे ये करना है कि उसमें से मुझे पानी को टच नहीं करना है उंगली से, परंतु वो जो एक दो डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, जाऊंगी टैप के नीचे वो पानी को रख दूंगी, नल चालू कर दूंगी, और जैसे जैसे पानी उसमें फ्लो होता जाएगा, वो ग्लास में से ओवरफ्लो होते होते जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स उसमें है वो सारी निकल जाएंगी। इन द सेम वे राजयोग मेडिटेशन करने के लिए मुझे ये डिफिकल्टी अपनाने की जरूरत नहीं कि मुझे अपने अंदर से नेगेटिव निकालना है, वेस्ट निकालना है। वो तो फिर मैं डस्ट पार्टिकल के साथ खेलते रहूंगी, ये निकले, वो उतना ज्यादा भागता रहेगा, इतना ज्यादा मुझे मेहनत की अनुभूति होगी। हम तो इसे इजी करना चाहते हैं ना। So we don't have to concentrate on removing that. We have to concentrate on fulfilling with positivity. We have to concentrate it on fulfilling with elevated thoughts. राजयोग मेडिटेशन हम जितना करेंगे, अपने अंदर श्रेष्ठ विचारों को आने देंगे, ये नेगेटिव और वेस्ट कब निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। सो सिंपल, इजीली निकल जाएगा। सिर्फ उसको एक्सप्लोर करते रहना है, थोड़ा थोड़ा बीच में कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। अच्छा, तो इस तरह से हम पावर टू पैकअप समेटने की शक्ति के साथ साथ पावर टू लेट गो भी अपने अंदर एनग्रोज करते जाते हैं। देखिए कोई चीज अगर कोई व्यक्ति आता है हमारे पास में उसके प्रॉब्लम्स लेके, हम जब उसके प्रॉब्लम सुनते हैं तो वी से इट्स सो सिंपल, इसका तो आप ये सॉल्यूशन है, इसको आप छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेट गो करो ना, हो जाएगी वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कुछ समय में रिलीज हो जाएगी, कोई उसमें इतना ज्यादा उसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं है। जब हम दूसरों को ओपिनियन देते हैं ना, हम कितना इजीली दे देते हैं, और स्वयं सोचे अगर वो प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है, कोई क्रॉनिक टर्मिनल इलनेस की सिचुएशन में आता है, हम उसको कहते हैं कितना इजीली कि आप ऐसा करो वैसा करो, बाकी छोड़ दो, सब हो जाएगा अच्छे से। पर खुदा न खास्ता अगर स्वयं को हम पूछे ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ होती है तो व्हाट वुड बी माय रिस्पॉन्स और व्हाट वुड बी माय रिएक्शन, और उसी समय हमारा फ्रेंड आके हमें कहता है आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, ये ट्रीटमेंट लो, बाकी छोड़ दो, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब निकल जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। माना प्रॉब्लम कब प्रॉब्लम लगती है या बड़ी लगती हो प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम के साथ अटैच हो जाते हैं। जब दूसरे किसी व्यक्ति को हमें सलाह देना होता है एज अ थर्ड पर्सन, हम साक्षी होकर देखते हैं उसका प्रॉब्लम, वी आर नॉट अटैच टू दैट पर्सन्स प्रॉब्लम, इसलिए वी कैन गिव देम ऑल द पॉसिबल जो सजेशंस है, एडवाइस है, वी आर इजीली एबल टू गिव देम। बट वो प्रॉब्लम जब मैंने मेरे साथ में अटैच कर दी तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड इट सॉल्यूशन। तो राजयोग मेडिटेशन लेट गो करने में या विस्तार को संकीर्ण करने में हमें यही सिखाता है कि भले प्रॉब्लम्स आए, बहुत बड़ा विस्तार आए, परंतु मुझे साक्षी होके उस परिस्थिति को देखना है, मुझे उसके साथ में अटैच नहीं हो जाना है। अगर अटैच होंगी तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगेगी। मान लीजिए ये हाथ, दोनों हाथ मैंने एक दूसरे को चिपका दी, अब मुझे छोटा सा काम, कुछ नीचे पेन भी नीचे गिर गई होगी ना, और ये दोनों हाथ अटैच करके रखा है, तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू पिक अप दैट पेन। परंतु जैसे ही दोनों हाथों को खुले छोड़ दिए, मैं एक क्या दो क्या 10 पेन्स भी उठा सकती हूँ। द सेम वे अगर मैंने प्रॉब्लम्स को अपने साथ में अटैच कर दिया तो मेरी वर्किंग कैपेसिटी क्या, मेरी थिंकिंग कैपेसिटी भी काम नहीं करेगी। सो राजयोग मेडिटेशन हेल्प्स अस टू इनकलकेट द पावर टू लेट गो। बातों को जाने दे, पकड़ के न रखे। It will make us more and more peaceful and we will experience more and more bliss through it. नेक्स्ट चीज, जैसे ही हम लेट गो करना सीख लेते हैं ना, तो लोगों को हमारी कंपनी पसंद आने लगती है और हम हर एक व्यक्ति की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। जैसे ही पावर टू पैकअप बढ़ता जाता है, हम हर एक चीज को पैकअप हट के समेटने लगते हैं, लेट गो करने लगते हैं, हम बातों को पकड़ के नहीं रखते हैं। हम महसूस करते हैं खुद ही कि जो बातें मुझे पहले डिफिकल्ट लगती थी, खींचती थी, मेरी स्थिति ऊपर नीचे कर देती थी,
पर अब वो बातें मुझे ऊपर नीचे नहीं करती, मेरी लेवल ऊपर है, बातें नीचे से चले जाती है। अगर नीचे होता है ना तो प्लेन कितना बड़ा दिखाई देता है, पर वही प्लेन ऊपर उड़ जाता है तो कितना छोटा लगता है। इन द सेम वे अगर मैं बातों को अपने साथ रखती हूँ तो मुझे बड़ी लगती है, पर उसको छोड़ देती हूँ, लेट गो कर देती हूँ। अपनी तरफ से मेहनत करनी है, फिर छोड़ देना है, पूरा हमारा जितना एफर्ट है देके फिर लेट गो, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी स्थिति ऊपर होगी तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी एंड इट विल वैनिश अप, कुछ समय में ही चली जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ये पावर्स से एनगल्फ होते जाते, बढ़ते जाते, तो एक दूसरे को हम समझने लगते। एक्सेप्टेंस के साथ साथ, समझ के साथ साथ एक दूसरे का व्यवहार हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, तो इसलिए पावर टू कोऑपरेट, एक दूसरे को सहयोग करना, संगठन की मजबूती, ये भी सहजता होते जाती। जब हमें कोई चीज करनी हो, अकेले को करनी हो, तो एक व्यक्ति तो हर कोई नहीं कुछ कर सकता ना। इवन जब हॉस्पिटल भी रन करते हैं, हर एक व्यक्ति की, भले ही वो वॉचमैन हो, भले ही साफ करने वाली बाई हो, परंतु वो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी वैल्यू है। कोई भी एक नहीं होगा तो वो काम रुक जाएगा वहां पे। ओटी असिस्टेंट नहीं हो, सिस्टर नहीं हो, तो काम रुक जाएगा वहां पे। इसलिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कीमत है, तो हम किसी को भी नीचा न समझे। राजयोग मेडिटेशन टीचर्स अस हर एक को आत्मिक रूप में देखे, स्वमान में देखे, है? ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो ना ही किसी से ईर्ष्या होगी, ना ही द्वेष होगा। कोई ऊपर का है तो हमें ना ईर्ष्या द्वेष होगा, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। हम हर एक व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट के साथ में कोऑपरेट करके चल सकेंगे, तो लाइफ जर्नी बिकम्स वेरी यूजफुल, वेरी सिंपल एंड फ्रूटफुल, है। हमें सफलता भी अधिक मिलेगी। और लोग भी, कई बार हम सोचते हैं कि हम जैसा कहते हैं लोग करने चाहिए तुरंत, परंतु वो डर के कर रहे हैं या हमें समझ के कर रहे हैं। हम जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे जाते ही पूरा साइलेंस हो गया, हाँ, हम गुस्सा कर रहे हैं इसलिए साइलेंस हो गया, या समझ रहे हैं वो लोग कि गंभीरता कितनी है हमारे कार्य की, ऑपरेशंस की, पेशेंट्स के साथ डील करने की, इसलिए शांत हो गया वातावरण। तो हम स्वयं को चेक करें कि हमारे आसपास का वातावरण किस एनर्जी से शांत हुआ। वो सन्नाटे वाली शांति है या प्रेम वाली शांति है। सन्नाटे वाली शांति डर पैदा करती है। सुखदाई जो शांति होती है ना, वो सुख की अनुभूति कराती है, लवफुल होती है वो। तो वी हैव टू फाइंड आउट कौन सी एनर्जी लेवल हमारे आसपास में हम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पावर जो राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर आते जाता, वो है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट और पावर टू जज जिसे कहेंगे, जजमेंट पावर। एक बार एक शिप का इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। पूरी तरह से शिप बन चुकी थी और बहुत शानदार बनाई थी शिप उसके मालिक ने, परंतु बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। सो उस शिप के मालिक ने कई सारे इंजीनियर्स को बुलाया, दिखाया, परंतु कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तभी एक बूढ़ा सा मैकेनिक वहां से जा रहा था, और वो बूढ़ा मैकेनिक जो है वो बोलता है मैं ट्राई कर दूं। वो शिप का मालिक सोचता है इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स को मैंने बुला दिया, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, ये क्या करेगा। परंतु कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ही सेड ओके आप करके देखो ट्राई। तो उसने अपने बहुत बड़े से बैग में जो कई सारे टूल्स थे उसमें से एक छोटा हथौड़ा निकाला और उसने पूरा इंस्पेक्ट किया उस इंजन को, और कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसने वो हथौड़ा ठोका। और जैसे ही उसने हैमरिंग की और कहा कि अभी आप चालू करिए शिप को, एंड टू हिज अम्यूजमेंट शिप स्टार्ट हो गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि भाई हम इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुला पाए, वो फाइंड आउट नहीं कर पाए, इस व्यक्ति ने कर दिया। उसने परखा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और वहां पे उसी जगह पे वहां पे उसने हैमरिंग की, उसने और कहीं नहीं की। परंतु इसके लिए उसकी परखने की शक्ति थी, तब वो निर्णय ले पाया कि मुझे कहाँ हैमर करना है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आ रही है, हम महसूस कर रहे हैं, चाहे फैमिलियल सिचुएशन के रूप में, वर्क की सिचुएशन में, सोसाइटी के लेवल के ऊपर, या यूं कहो कि अभी हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज था एपिडेमिक का, पेंडेमिक का रेदर। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, परंतु ये प्रॉब्लम्स के आने पर भी
मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मुझे कौन सी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सॉल्व आउट करने के लिए, कैसे देनी है, कितनी प्रायोरिटी देनी है, कब देनी है। राजयोग मेडिटेशन ये जजमेंट पावर हमें देता है। हॉस्पिटल में बहुत कोई कॉम्प्लिकेटिव केस आ गया और हम सोचे कि आज मुझे फैमिली के साथ मूवी देखना है, मुझे इंजॉय करना है, और उतने में कॉल आ जाए, हम सोचते हैं मज़ा किरकिरा कर दिया आज, है ना। बट एट दैट टाइम हम ये परख तो रहे हैं, वी आर एबल टू जज कि दिस इज रिक्वायरिंग माई टाइम नाउ, अभी मेरी प्रायोरिटी वहाँ पे है। सो आई गो देयर विथ दिस फीलिंग कि उस व्यक्ति की जगह अगर मैं होता, ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट कंपैशन एंड एम्पैथी फीलिंग ओवर देयर, कि अगर पुट योरसेल्फ इन हिज शूज, कि अगर मैं वहां होता तो सिचुएशन वो ऑपरेट करके भी तो हम एंजॉय कर सकते हैं ना मूवी को बाद में। या कोई भी चीज जो हम चाहते हैं कि हम आज फैमिली टाइम बिताए, तो हम फैमिली टाइम ही बिताना चाहते हैं ना, वो ऑपरेट के बाद में तो फैमिली टाइम। और ये चीज हम समझे, हम कई बार क्या होता है, हम हमारे फैमिली को अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। हम उनको बताएंगे नहीं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, बट डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में वी विल हैव अ गुड फैमिली टाइम। तो वो समझेंगे उस बात को। हम पहले से ही लेबल कर लेते कि वो नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे लाइफ में, जो है और ज्यादा हर्डल्स आएंगी। नहीं, वी हैव टू लर्न टू शेयर, चाहे छोटा बच्चा भी हो हमारा। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चे के साथ में भी इतना गैप क्रिएट करते हैं कि हम बच्चे के पास अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। हाउ विल बी द चाइल्ड लर्निंग टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद अस। फिर बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या कुछ बहुत बड़ा एग्रेसिव स्टेप वो ले लेता है, तब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ तो कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी आदतों से ही उन बच्चों को ट्रेन करना है, हमें अपने प्रॉब्लम्स उनके सामने बड़े प्यार से रखने हैं। लेट देम फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो वो अपने आप को अपनी जगह रखेंगे, हमारी जगह जब अपने आप को रखेंगे तब वो भी समझेंगे नहीं पापा इज राइट, या स्पाउस समझेंगे कि ये सही है। तो जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हमारे यहाँ पे वर्क लाइफ में होता है, तो हम फैमिली लाइफ में उसको शेयर करें, जिससे हमारा फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगा, है। और बी जेन्युइन विथ इट। कई बार ऐसा होता है कि उसको एग्जैजरेट करते या फिर उसको बताते नहीं, तो फिर वहां पे फिर बैरियर्स बढ़ते जाता है। हम भी उसी प्रकार से हमारी फैमिली को समझे। जैसे मुझे प्रॉब्लम आया है, आई हैव बीन फ्रैंक टू देम। जब उनकी प्रॉब्लम आते हैं तो मुझे इगोइस्टिक नहीं होना है कि ये तो छोटा सा है, आप इतना नहीं कर सकते, तो मुझे जो आपने कमिटमेंट दी है वो तो करनी ही पड़ेगी आपको। नो, अगर ऐसा हम करेंगे तो खुद को भी हर्ट करेंगे उस व्यक्ति के साथ में। इसलिए हमें खुद को इतना कमजोर नहीं बनाना है, चाहे वर्क लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर चाहे फैमिली लाइफ में, या सोशल लाइफ में, कि वहां की सिचुएशंस मुझे डिस्टर्ब कर सके। मुझे अपनी स्थिति को, शक्ति को इतनी ऊंच रखनी है कि वहां की डिस्टर्बेंस मुझे अफेक्ट न कर सके, मेरी पावर्स उन सिचुएशंस को चेंज कर सके। दैट मच पावरफुल आई हैव टू बिकम। इसके लिए हम कहते हैं ना, मेडिटेशन में मैं जब ये सम्मान लेती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो स्वयं को शक्तियों से भरपूर करते जाती हूँ। और एक और सहज तरीका इससे अपने आप को बाहर निकालने का, कि हम समझे कि मैंने इजीली हर बार किया है और कर सकता हूँ। अपने अंदर जैसे ही वो हम लाएंगे ना फीलिंग कि मैं ये इसमें से बाहर निकल जाऊंगा या निकल चुका हूँ, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू कम आउट ऑफ इट। एक बार एक राज दरबार में कंपटीशन रखा गया था। एक बहुत बड़ा भारी सा पत्थर था सामने, और कहा गया कि जो भी इस पत्थर को उठाएगा उसको भारी इनाम मिलेगा। वहां पे बड़े बड़े शूरवीर आए उस पत्थर को उठाने के लिए, परंतु कोई भी उसको हिला भी नहीं सक रहा था। तब फाइनली एक बिल्कुल एवरेज दिखने वाला व्यक्ति, उसको उसके गुरु ने कुछ कान में कहा और वो व्यक्ति वहां पर आया। तो वहां पे जो राजा था वो सब ऑब्जर्व कर रहा था कि उसके गुरु ने कुछ कान में कहा। तब वो आया और उसने 1 मिनट के लिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, और उसके बाद में उसने वो पत्थर को बिल्कुल इजीली ऊपर उठा दिया। जो अन्य लोग नहीं कर पा रहे थे, उससे भी ताकतवर बलवान लोग नहीं कर पा रहे थे।
एंड देन व्हेन द राजा ने जब उसको पूछा कि भाई क्या बात कही आपको गुरु ने कान में, ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया कि जो अन्य नहीं कर पाए पर आपने बहुत सहजता से आसानी से उसे उठा लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे गुरु ने कहा कि आप शूरवीर हो, ऐसे अनेक पत्थर आपने बहुत सहजता से उठाए हैं और ये कार्य आपका हुआ ही पड़ा है। तो जैसे ही मैं 1 मिनट के लिए वहां पे खड़ा रहा, मैंने यही विजुअलाइज किया कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है और मैं इसको कई बार उठा चुका हूं और मैंने उस विजन के साथ में उसे उठाया। तो बिल्कुल मेरे अंदर जैसे कि पावर की एनर्जी आ गई और मैंने जैसे ही उसे उठाया तो इट बिकेम वेरी इजी, मेरे लिए सहजता से उठ गया। इन द सेम वे सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हमने लेबल की थी कि ये डिफिकल्ट है, एक्चुअल में जब हम ये लेबल करते दे आर वेरी इजी, हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, पार हो जाएगा, तो सब हुआ ही पड़ा है। जब भगवान को हम अपना करण करावन हार है ना ये समझ लेते हैं कि ही इज द ऑलमाइटी और वो पावर की एनर्जी हम महसूस करते हैं उससे, तो वो पावर की एनर्जी जो आती है तो न केवल सोल में पर वो बॉडी में भी प्रवाहित होती है, बिकॉज इट रीचेस all the 7,000 billion cells in our body. So let us have that experiment on ourselves. Let us encharge ourselves. Let us do this experiment daily. जब भी हम अपने वर्क के लिए निकले, कोई कार्य के लिए निकले कि कार्य हुआ ही पड़ा है, और फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि उस समय वो नहीं हुआ, बट उस समय आप हार नहीं मानना है ना, क्योंकि एक ये भी चीज है, हम बहुत आसान लैंग्वेज में कहते हैं कि आपको लेट गो करना है ना पावर को, या आपको कोई भी चीज में स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आप ABCD ये 4 चीजें याद रखिए। A माना आत्मा, मैं आत्मा हूँ। B माना बाबा, परमात्मा। C माना साइकिल, है ना, कि ये हर एक चीज एक साइकिल की तरह घूम रही है। आज कुछ नहीं भी हुआ तो जो अभी साइकिल का एक पार्ट जो है, या यूं कहो कि एक एज जो है वो नीचे है आज, तो वो नेक्स्ट क्षण ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे भी तो आएगा ना। सो एवरीथिंग इज मूविंग ऑन कंटिन्यूअसली। तो जैसे ये समझेंगे ये साइकिल है, एंड देन D कम्स फॉर डॉट, फिर डॉट लगा देंगे, है ना, साइकिल है, रिपीट होगा, सब कुछ एज इट इज रिपीट हो रहा है, एंड देयर इज अ डॉट। डॉट माना मैं भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा शिव बाबा भी बिंदी, और साइकिल को समझ लिया तो वो कनेक्शन जो है इजी हो जाता है शिव बाबा के साथ में। हमारी मेडिटेशन वाली लाइफस्टाइल जब राजयोगी लाइफस्टाइल बन जाती है ना, इसलिए परखना बहुत इजी हो जाता है, सिचुएशंस को हम परख सकते हैं और तभी निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। आज हम मेजॉरिटी प्रॉब्लम देखते हैं लाइफ में, क्यों इतने ज्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। लोग समझ तो जाते हैं कि यहाँ पे मेरा गलत हो रहा है, मैं इसे समझ रहा हूँ कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये ठीक नहीं है, परंतु निर्णय करने का है, जैसे कहे कि डिसीजन लेने के पावर में कमी आ जाती है। तो राजयोग मेडिटेशन हमें अपने डिसीजन के पावर में, है ना, पावर टू डिसाइड क्या करना है, कब करना है, कितनी देर में करना है, ये सारी चीजें हम अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं। बिलीव मी, जो हम डिसाइड करते हैं उस पर हम वर्कआउट भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पर वर्कआउट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। सिर्फ वो सिचुएशन पे हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, डिटरमाइंड रखना है, अपना हिम्मत, उमंग, उत्साह नहीं छोड़ना है, और वो कंसिस्टेंसी वर्क की नहीं छोड़नी है। जितनी कंसिस्टेंसी रखेंगे इजीली होता जाएगा। सो नेक्स्ट पावर जो हमें राजयोग मेडिटेशन से मिलता है, लास्ट एंड द 8th पावर, वो है सामना करने की शक्ति, या जिसे हम कहते हैं पावर टू फेस। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती है। ये पेंडेमिक आया, क्या किसी के हाथ में था? किसी ने सोचा था ये छोटा सा वायरस इतना बड़ा विश्व में चेंज लेकर आएगा? हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते इसके लिए कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेट अस ऑल टेक द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ही प्रकृति को इतना एक तरह से तकलीफ पहुंचाई, चोट पहुंचाई कि कहीं ना कहीं वो भी अपना जरिया बता रही है कि अब स्लो डाउन हो जाओ। फैक्ट्रीज बंद करवा दी, काम बंद करवा दिए, सब पोल्यूशन बंद करवा दिया, कि नाउ एटलीस्ट कुछ दिनों में हमने देखा कितना प्योरिफिकेशन हो गया वातावरण में।
जो नदी को प्यूरिफाई करने के लिए कितना खर्चा कर रहे थे, कितनी एफर्ट कर रहे थे, फिर भी नहीं हो पा रही थी प्योर, वो देखिए लॉकडाउन ने ऑटोमेटिकली प्रकृति ने प्यूरिफाई कर दी। सो जो हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझ रहे थे, वी आर दी सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे ब्रेन में इतनी शक्ति है, इतना पावर है, हम जो चाहे वो करा देंगे। परंतु इस स्थिति ने हमें ये सिखा दिया कि नेचर हैज इट्स ओन पावर, एंड जस्ट लाइक नेचर इज द बिस्टोवर, वी हैव टू बी द बिस्टोवर। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तो जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके 2 पैर नहीं थे, बेचारी 2 पैर पे लंगड़ लंगड़ के जैसे तैसे चल रही थी। तो उसे बड़ी दया आई उस व्यक्ति को कि लोमड़ी अपनी आजीविका कैसे चलाती होगी, उसको भोजन कैसे मिलता होगा, ये तो मर जाएगी, और ये ऐसे ही भूख के कारण न भी मरी तो कोई भी यहाँ हिंसक प्राणी आएगा तो वो उसको मार डालेगा। और तभी वो अचानक उसका ध्यान एक शेर पर जाता है जो सामने से आ रहा होता है। तो वो व्यक्ति दूर से झाड़ के पीछे से ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो सोचता है कि अभी तो लोमड़ी गई, परंतु जैसे ही शेर पास में आता है लोमड़ी के, वो देखता है शेर के मुंह में कुछ है, और वो एक्चुअली शेर जो है वो लोमड़ी के पास में वो भोजन रख के चला जाता है आगे। उसे समझ में आया कि शेर जो है रोज वो लोमड़ी के लिए भोजन रखता है और चला जाता है। तो उसे बहुत मर्सी फीलिंग के साथ साथ प्राउड फीलिंग आती है अभी कि देखो भगवान सभी के लिए, जिसको बचाता है, जिसको जन्म देता है, उसके लिए कुछ न कुछ आजीविका के लिए करता भी, उसके भोजन की भी व्यवस्था कर ही देता है। तो ही टेक्स दिस एज अ लेसन कि भगवान देने वाला बैठा है। वो उस जंगल के बाहर जाता है, एक गांव में एंटर करता है, एंड नाउ ही बिकम्स रिलैक्स। जैसे उस लोमड़ी को भोजन मिल गया था, मुझे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, गॉड इज देयर, ही इज सीइंग एवरीथिंग एंड ही विल बी गिविंग मी। वो एक पेड़ के नीचे छाए में बैठ जाता है और सोचता है कोई ना कोई आएगा और मुझे भोजन देगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3, 4, 5, अभी कई दिन बीत गए, और वो व्यक्ति अभी बहुत अशक्त और कमजोर महसूस कर रहा था। इतनी वीकनेस आ चुकी थी कि अब उसे लगा कि अब उसे उठ के कहीं और जाना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत से कोशिश करता है, कहीं पे सपोर्ट लेता है, चल नहीं पाता है तो, और तभी वो जैसे जैसे आगे पहुंचता है, एक कुटिया के पास पहुंचता है जहाँ पे एक तपस्वी जो है तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। वो तपस्वी के पास में जाकर बैठ जाता है। तपस्वी समझते हैं ये भूखा है, बहुत कमजोर है, तो उसकी झोपड़ी में से जो थोड़ा बहुत उसके पास था भोजन, वो उसको थोड़ा देते हैं, थोड़ा स्वयं खाते हैं। तो व्यक्ति वो तपस्वी को कहता है कि मैं गलत रहा। तपस्वी कहते हैं क्या हो गया? कहा मैंने सोचा था कि भगवान आजीविका सभी को देता है जिसको जन्म देता है। उसने फिर वो पूरी घटना उनको विस्तार से बताई, लोमड़ी को जैसे शेर देता था भोजन। बोला भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करता है, उसने मुझे इशारा दिया ना कि जो आया उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मेरे लिए क्यों कुछ नहीं किया? तो तपस्वी उसे कहते हैं भगवान ने तुम्हें इशारा दिया पर तुम समझ नहीं पाए। भगवान तुम्हें ये इशारा दे रहे थे कि तुम्हें उस लोमड़ी की तरह नहीं, उस शेर की तरह बनना है जो दूसरों को दे सके। ऐसा वाला हाथ नहीं रखना है, देने वाला हाथ, दाता बन के तुम्हें उस शेर की तरह जिसको क्षमता नहीं है उन सभी को तुम दे सको, ये भगवान तुम्हारे से चाहते हैं। और तुमने सोच लिया कि मुझे भी लेना है लोगों से। जैसे ही वो व्यक्ति ने ये बात सुनी, उसको तुरंत क्लिक हो गया कि हाँ मुझे ये वहां पे से सीख लेनी चाहिए थी कि मुझे भी सबको इसी तरह से दाता बनकर देना है। जैसे ही उसको ये क्लिक हुआ कि मुझे भी सबको दाता बनकर देना है, तुरंत उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो गई और उसकी लाइफ वहां से एक टर्निंग पॉइंट में चली गई। तो हम भी सोचे कि हमें राजयोग मेडिटेशन नियमित करना है। क्यों? इसकी जरूरत हमें तो है ही, हम पावरफुल तो होंगे, ये अष्ट शक्तियां मेरे अंदर तो आएंगी ही, बट एट द सेम टाइम यही एनर्जी सभी को रेडिएट होगी। हमने जो कहा ये साइकिल, कल हमने देखा कैसे परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेके ज्ञान दे रहे हैं। सो ये जो साइकिल है ये भी कंटिन्यू मूव ऑन होते रहती है। यहाँ हम
शास्त्रों में 4 युगों के बारे में तो सुनते आए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। परंतु परमात्मा का अवतरण अभी हो चुका है, इसलिए कहा इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया, ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ। जिस तरह से एक स्वस्तिक बताते हैं हम, स्वस्तिक का जो मूवमेंट है हैंड का, वो कभी भी राइट एंगल साइड में मूव होता हुआ, राइट हैंडेड साइड में मूवमेंट बताते हैं और 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। इट इटसेल्फ सेज कि ये सृष्टि चक्र जो है इसमें 4 मुख्य युग है और ये साइकिल जो है राइट हैंडेड साइड में घूम रहा है। और इसका फर्स्ट 1/4 हाफ है वो प्योरिटी वाला युग था, कंप्लीट, जहाँ पे सत्यता थी, जिसे कहेंगे कि जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे, देवी देवताएं रहते थे। इसलिए उनकी विशेषताओं के रूप में भी हम वर्णन करते कि उस समय सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक थे। मन की भी अहिंसा थी, है ना। मन में भी कभी हिंसक विचार नहीं आया और शरीर की भी अहिंसा अर्थात के प्योरिटी वाली लाइफ थी, वहां पे पवित्र जीवन था। सतयुग का जो मूवमेंट हम दिखाते हैं, स्वस्तिक का हाथ ऐसा है, माना देवताओं का हाथ हमेशा ऐसा होता है या ऐसा होता है, कभी भी ऐसा मांगने वाला नहीं। देवता आज भी हम मंदिरों में जाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, उनसे मांगते हैं सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, और वो सदैव अपने हाथ पावरफुल दृष्टि से भरपूर करते रहते हैं, हमें भरतू कर देते हैं दर्शन से। तो हमें अभी वापस ऐसे अपने पूर्वज जैसा बनना है। सो जो सतयुग से पहले वाला जो है स्टार्टिंग पॉइंट, वो अभी का समय है एक्चुअली, जिसे हम कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषार्थ करने का समय अभी है। हमें स्वयं के अंदर ये अष्ट शक्तियों को धारण करना है, जो हम कह रहे थे अभी, सामना करने की शक्ति, कि परिस्थितियां आएंगी बट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ मोर पावरफुल। आज क्या हो गया है, हम चीजों को प्यार करते हैं, चीजों के लिए हम बहुत अटेंशन और केयर रखते हैं, पर लोगों को यूज कर रहे हैं। एक्चुअली द फिनोमेनन इज कि the things are to be used and people are to be loved, but we are loving the things and using the peoples। बहुत व्यंग की बात है। हमें चीजों को इस्तेमाल करना है और लोगों को स्नेह देना है, तो ये सामना करने की शक्ति जो है इजी होती जाएगी। तो जो भी सिचुएशंस आएगी, वी कैन एनगल्फ आवरसेल्फ, हमें ये अपने आप में जागृति लेना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये सिचुएशन पहले भी मेरे पास आई है, मैं इसको फेस कर सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए कहा वो सतयुग जैसे ही समाप्त होता है तो हाथ जो है स्वस्तिक का, जो ऐसा था अभी, जो ऐसा था वो अभी ऐसा हो जाता है, अर्थात कि यहाँ पे त्रुटि आ जाती है। तो त्रेता वाला युग आ जाता है, त्रुटि वाला युग। यहाँ पे जो 16 कला संपूर्ण, दैट इज द सेलेस्टियल वर्ड, माना वहाँ पे 100%, जैसे चांद जब 100% होता है हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण है। कोई बात 100% राइट होती है हम कहते हैं 16 आने करेक्ट है। परंतु जैसे ही हाथ ऐसा हो जाता है, समय निकल जाता है, तो ये जो युग आता है वो त्रेता युग, त्रुटि वाला युग। और ये भी अपना ड्यूरेशन रन करके फिर हाथ ऐसा हो जाता है, जहाँ पे अभी देवता देने वाले थे वहीं पे अभी हम अपने आप को मनुष्य लेने वाले कहने लगते हैं। सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, ये हमारा दो दो वाला चालू हो जाता है एटीट्यूड। और जब कलयुग आता है तब तो हाथ ऐसे हो जाता है, अति की ओर सब कुछ बढ़ रहा है। और जब अति हो जाती है हर एक चीज की, तब परमात्मा को स्वयं अवतरण लेना पड़ता है। और हर एक धर्म ग्रंथ में बताया गया है, जैसे यदि हम हिंदू के धर्म ग्रंथ की बात, एक्चुअल में हिंदू ये वर्ड भी हम कहे तो उसके धर्म स्थापक कौन है हमें पता नहीं, बिकॉज इट इज द डिराइव्ड रिलीजन, आदि सनातन देवी देवता धर्म जैसे कहते हैं। तो ये जब हम बात कर रहे हैं तो इनका भी जो धर्म ग्रंथ, हम जैसे गीता कहते हैं, हमारा सर्व शास्त्रों की शिरोमणि, हम कितना आदर से उसे प्यार से श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसमें भी परमात्मा ने हमें यही वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाश च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मुझे इस धरती पर आना पड़ेगा, दिव्य अवतरण लेना पड़ेगा इसे परिवर्तन करने के लिए। जैसे ही मुस्लिम भाई बहन कहते हैं कयामत के समय, कयामत का समय, है ना, तो
तो ये सारी चीजें, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसमें सारी चीज, ये सारी बातें, उसमें हर एक लोगों ने कहा अलग अलग तरीके से है, पर इंडिकेशन वही दिया है कि वी हैव टू गो ऑन द राइट पाथ, हमें सच्चाई, सफाई, स्नेह के मार्ग पर चलना होगा। तो ये कलयुग का अंत जो है वो ये समय दर्शाता है, एक छोटा सा समय, लीप युग, जैसे लीप ईयर कहते हैं हम, वैसे ये लीप युग है जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये बीच का समय। तो टोटल इसका भी तो कोई लाइफ साइकिल का इस टोटल साइकिल का भी तो कोई ड्यूरेशन होगा ना, जैसे हम अपनी लाइफ साइकिल के लिए कहते हैं ना, बचपन, फिर चाइल्ड के बाद में यूथ, फिर ओल्ड एज एंड फिर डेथ। तो ये इस तरह से जब साइकिल की बात करते हैं हम, देन अगेन देयर कम्स द ऑपरेशन साइकिल। हाँ, यहाँ पे वेदर्स की साइकिल, ऋतुओं की साइकिल भी हम देखते हैं, किस तरह से हमने डिवाइड कर दिया है। अच्छा, दिन को भी हम डिवाइड कर देते हैं, है ना, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। तो इसका भी जैसे ड्यूरेशन है टोटल साइकिल का 5000 ईयर्स, और 5000 को हम डिवाइड कर दे 4 से, तो हर एक युग जो है 1250 साल का है। तो जब ये हमारे जागृति आ जाती कि मैंने हर युग में अपने आप को, हर समय, हर कल्प, ये जो टोटल साइकिल है ना 5000 ईयर्स का कंप्लीट वन साइकिल, इट इज कॉल्ड वन कल्प। तो हर कल्प में मैं विजयी रहा हूं और विजयी हूं ही। जैसे ही हम ये अपने आप को स्मृति दिलाते हैं, तो दैट इनर एनर्जी, दैट इनर विल पावर अगेन रिबिल्ड्स मी टू डेवलप दैट फेथ ऑन मी कि मैं विजयी हूं, कोई भी सर्कमस्टेंसेस को मैं इजीली फेस कर सकती हूँ, इसलिए वो सामना करने की शक्ति भी सहजता से आ जाती है। और अगर हम और विस्तार से राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करते हैं तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से हमें परमात्मा ने, क्योंकि एक वही जो कि साक्षी होके हर कुछ देखता है, तो वही हमें बता सकता है ना। परमात्मा ने बड़े प्यार से हमें हर एक चीज का नॉलेज दिया है कि टोटल, जैसे हम धर्म शास्त्र में अभी तक सुन रहे थे कि लक्ष्य 84 जन्म होते हैं, तो लक्ष्य 84, लक्ष्य का मीनिंग होता है जन्म, और 84 टोटल 84 बर्थ्स हमारे पूरे कल्प में होते हैं। मैक्सिमम बर्थ्स का जो ड्यूरेशन कैलकुलेशन है वो 84 जन्म का है। सतयुग जो है वहां पे 8 जन्म, क्योंकि वहां पे सतो प्रधान शरीर है, आत्मा भी सतो प्रधान है, तो वहां पे ड्यूरेशन, लाइफ का एक्सपेक्टेंसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स, 150 साल रहता है। अकाले मृत्यु नहीं होती है वो वहां पर, और ना ही वहां पे वृद्ध अवस्था दिखाई देती है। कभी कोई देवताओं को देखा है किसी की सफेद दाढ़ी हो, बाल हो? एक्सेप्शन है ब्रह्मा का, क्योंकि ब्रह्मा अभी का यादगार है पुरुषोत्तम संगम युग का। तो सतयुग जो है उसके लिए हम कहते हैं इट इज ऑफ ड्यूरेशन 1250 ईयर्स, तो उसमें 1250 साल में टोटल 8 जन्म होते हैं। त्रेता युग में क्योंकि 2 कलाएं कम हो गई, जन्म बढ़ गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 150 से एवरेज 125 ईयर्स हो गई, और यहाँ पे जो है 12 जन्म होते हैं। द्वापर युग में 12 का अपोजिट, उल्टा 21 बर्थ्स होते हैं, और द्वापर के बाद कलयुग, यहाँ का डबल अर्थात 42 बर्थ्स होते हैं। बीच वाला जो छोटा सा लीप युग है वहां पे 1 बर्थ, तो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू 84 बर्थ्स। तो इस तरह से ये जो क्रूड नॉलेज है हमें और कोई मनुष्य से तो नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा भी पिछले जन्म में शरीर था, तो जन्म तो हुआ था ना, तो वो जन्म हमें भी याद नहीं कि उस शरीर, वो पिछले जन्म में कौन सा शरीर था या कहाँ पर जन्मे थे और क्या नाम था, परंतु अभी का हम जानते हैं। दैट्स ऑल्सो बोन, ये बहुत बड़ा वरदान है भगवान का, क्योंकि अभी की ही हम इतनी चिंताएं लेके घूमते हैं, तो अगर हमें पहले के भी कई जन्मों का राज अभी पता होता तो उनकी भी चिंताएं हमें और सताती। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है, हम उस अर्थ के साथ में वो भी चीजें भूल जाते हैं कि हमें सुख शांति से वो बर्थ का तो कुछ याद नहीं आता, आराम से सोते हैं, है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा ही एक ऐसा अटल सत्य हमें बता सकता है, क्योंकि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, वो सारी चीजें हमें बताता है। इस तरह से राजयोग मेडिटेशन का हम नियमित अभ्यास करके स्वयं को इसमें भरपूर करते जाएं, और ये पथ पर, है ना, परमात्मा के रोज महावाक्य जैसे हम मुरली कहते हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं, ताकि ये ज्ञान और एडवांस्ड में हमारे अंदर भरता जाए। चलिए 2 मिनट के लिए परमात्मा प्रेम की अनुभूति करते हैं। महसूस करें स्वयं को मस्तक के बीच में। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा
आत्मा हूँ। परमात्मा शिव बाबा से मुझ आत्मा में अनंत शक्तियों की किरणें आ रही है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा मुझ आत्मा को शक्तियों से भरपूर करते जा रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान कल्प कल्प की विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रुकावटें, विघ्न, ये सारे खेल मुझे आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इस सृष्टि चक्र का हर एक सीन अति कल्याणकारी है। इसी स्मृति से हर एक व्यक्ति को और परिस्थिति को निर्दोष अनुभव करते हुए मैं सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।